बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा मुअज़्ज़ज़ सामीन, अस्सलाम वालेकुम। हाज़िर हुए हैं आज एक नए लेक्चर के साथ। इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से आज का लेक्चर बहुत अहम है, ख़ासकर उन स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए जिनके यहाँ वापडा सोर्स ही यूज़ कर रहे हैं और उनको एनर्जी बिल के ज़्यादा आने का सामना है, और उसके साथ साथ उनका जो सिस्टम है, उनका मोटर लोड इतना ज़्यादा हो चुका है कि उनका सिस्टम वोल्टेज की कमी का सामना करने लगा है और ओवर हीटिंग का बायस होने लगा है। वहाँ पे जिनकी लाइंस करंट बढ़ जाती हैं तो उनके यहाँ बड़ा एक इशू है कि उनका पावर फैक्टर आमतौर पे लो होता है। तो आज के लेक्चर में हम बताएंगे कि पावर फैक्टर लो होने की वजूहात क्या होती हैं, वो कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिसकी बुनियाद पर वापडा आपको जुर्माना डालता है, और वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी बुनियाद पे आपके एनर्जी बिल्स ज़्यादा आते हैं। वो तमाम फैक्टर आपको पहले बताएंगे और उसके अगले सेगमेंट में एक या दो लेक्चर की मेरी सीरीज़ होगी। हो सकता है कि ये एक ही लेक्चर में मुकम्मल कवर ना हो सके, तो उससे अगली जो नेक्स्ट एपिसोड होगी या नेक्स्ट सेगमेंट होगा उसमें हम कवर करेंगे कि ये हमने एनालिसिस कर ली है कि पावर फैक्टर जो डाउन हो रहा है या जिसकी वजह से हमारे बिल्स वगैरह ज़्यादा आ रहे हैं, वो फैक्टर हम पॉइंट आउट करेंगे। उसके अगले सेगमेंट में हम करेंगे कि उनका तदारुक कैसे किया जा सकता है, वो कौन से हमारे पास पॉसिबल ऑप्शन है जिनको अडॉप्ट करके हम क्या कर सकते हैं, हम अपने पावर फैक्टर को बेहतर कर सकते हैं, जिसके थ्रू हमारे मशीनों की, हमारे आलात की केवीए रेटिंग भी कम आएगी, इनिशियल कॉस्ट सिस्टम की कम होगी, और उसके साथ साथ हमारी मोटर्स, हमारी मशीनें और हमारे सिस्टम का लाइफ साइकिल इम्प्रूव होगा, लाइफ टाइम इम्प्रूव होगा। तो आप हमारे साथ रहिएगा, हम आपको स्टेप बाय स्टेप कोशिश करेंगे कि हर चीज़ आपको कवर करवाएं, और कोशिश आप ये करेंगे अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमने जो अज़म कर रखा है कि आपके लिए काफ़ी मालूमाती और हेल्पफुल वीडियो लेके आनी है, ताकि हमारा ये चैनल आपकी कामयाबी में अपना किरदार अदा कर सके। आइए देखते हैं इनको स्लाइड्स के ज़रिए कि क्या होता है। जी, तो सबसे पहले देखते हैं कि इसका इंट्रोडक्शन। बेसिकली आप लोगों के सामने पावर फैक्टर की तीन तरह की डेफिनेशन लिखी गई हैं। एक डेफिनेशन पावर ट्रायंगल के हिसाब से होती हैं। हमारे पास बुनियादी तौर पे तीन पावर्स मौजूद होती हैं। एक हमारे पास अपेरेंट पावर होती है जो एक्चुअल वोल्ट एम्पेयर मीटर्स की वैल्यू होती है, और दूसरी हमारे पास एक्टिव पावर होती है जो वी आई कॉस फाई कंपोनेंट इसका होता है, और तीसरी हमारे पास रिएक्टिव पावर होती है वी आई साइन फाई। वी आई कॉस फाई या एक्टिव पावर वो पावर होती है जो यूज़फुल पावर होती है, मुफीद काम जिसके ज़रिए सर अंजाम पाते हैं, उस पावर को पी या एक्टिव पावर कहते हैं। और कुछ पावर का ऐसा हिस्सा भी होता है जो एक्चुअल में मौजूद तो होता है, लेकिन वो हमारे यूज़फुल वर्क के लिए कंज्यूम नहीं हुआ होता, उसको रिएक्टिव पावर कहते हैं। अब बुनियादी तौर पे पावर फैक्टर की डेफिनेशन में एक्टिव पावर और अपेरेंट पावर की रेशो को भी पावर फैक्टर कहते हैं। दूसरी डेफिनेशन इसकी आपकी इम्पीडेंस ट्रायंगल में आ जाती है, जिसमें रेजिस्टेंस और इम्पीडेंस की रेशो को भी पावर फैक्टर कहते हैं। और तीसरी और फाइनल जो इसकी डेफिनेशन है वो ये है कि किसी भी एसी सर्किट में करंट और वोल्टेज के दरमियान बनने वाले फेज एंगल ऑफ कोसाइन, यानी कि करंट और वोल्टेज के दरमियान कॉज एंगल जो होता है उसको पावर फैक्टर कहते हैं। पावर फैक्टर की बेहतरी का इन्हिसार भी इसी पे ही होता है कि करंट और वोल्टेज के दरमियान एंगल कम से कम आएगा तो कॉज की वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा या यूनिटी के करीब आएगी। हमारी ख्वाहिश ये होती है कि पावर फैक्टर यूनिटी के करीब करीब रहे, या 0.95 हमारे सिस्टम का, या 0.9 पावर फैक्टर चले। अगर पावर फैक्टर लो चलेगा तो उसके हमारे पास काफ़ी सारे नुकसानात हैं। यहाँ पे डायग्राम के अंदर आपको एंगल शो हो रहा है, तो इसी एंगल पे अगर कॉज लगाएंगे तो कायदा बटा वतर आएगा। हमारे पास कायदा एक्टिव पावर है और वतर हमारे पास अपेरेंट पावर है। और इसी तरह अगर हम इम्पीडेंस ट्रायंगल पे भी कॉज लगाएं तो नीचे रेजिस्टेंस होती है एक्टिव कंपोनेंट की जगह पे, ऊपर इम्पीडेंस होती है वतर, तो आर ओवर जेड का फार्मूला हमारे पास आएगा पी ओवर वी आई बी। इसका तीसरा कुलिया किसी भी जगह का पावर फैक्टर मालूम करने के लिए। तो यहाँ पे अब हमें ज़रूरत बेसिकली इस टॉपिक के अंदर हम इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रहे हैं कि इम्प्रूव कैसे होता है, ज़रूरत क्यों पेश आई है।
सबसे पहले तो हमारे आलात की करंट कैरिंग कैपेसिटी इससे बेहतर होती है, यानी कि मैक्सिमम करंट कैरिंग कैपेसिटी जो है हम केबल्स वगैरह की उसके मुताबिक लोड चला सकते हैं। एक तो ये हासिल होती है, दूसरा वोल्टेज भी इम्प्रूव होते हैं इक्विपमेंट्स के, वो भी हमें बेहतर मिलते हैं। पावर लॉसेस कम होते हैं क्योंकि लो पावर फैक्टर पे करंट हाई हो जाता है, जिससे आई स्क्वायर आर लॉस बढ़ जाते हैं। अगर पावर फैक्टर बिल्कुल ठीक रहे तो करंट हमारी लाइनों पे कम चलता है, जिससे पावर लॉस या कॉपर लॉसेस भी कम होंगे और मैग्नेटिक लॉसेस भी कम होंगे। अब लॉसेस कम होंगे तो हमारे सिस्टम की ज़ाहिर बात है एफिशिएंसी अच्छी आएगी। इस तरह से हमारे पास फ़ायदा ये हो जाएगा सबसे बड़ा कि हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल, एनर्जी मीटर का बिल हमारा कम आएगा, एनर्जी कम कंज्यूम करके हम ज़्यादा वर्क कर पाएंगे। तीसरा हमारे पास हमारी डिमांड फिर नॉर्मल रखनी पड़ेगी, डिमांड चार्जेस भी कम आएंगे। फिर लोड करंट कैरिंग कैपेसिटी के लिए कंडक्टर वगैरह इस्तेमाल होते हैं, तो हमारा कंडक्टर वगैरह की कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। हम अपने सिस्टम के मुताबिक कंडक्टर इस्तेमाल करेंगे, बहुत बड़ी बड़ी केबल्स और वायर्स लगाने की ज़रूरत नहीं होगी, जिससे हमें काफ़ी ज़्यादा माली तौर पे फ़ायदा होगा। सेकेंडली कार्बन फुटप्रिंट भी इससे कम होंगे पावर फैक्टर के बेहतर करने से। इन तमाम बुनियादों पे हम देखते हैं कि हमें पावर फैक्टर इम्प्रूव करने की क्यों ज़रूरत है या हमें करना चाहिए। तो अगर आप लोग भी ऐसा सोच रहे हैं तो इसके लिए फिर आगे हम सलूशन की तरफ आएंगे कि जनाब हमारे पास वो कौन कौन से पॉसिबल वे हैं। इन्हीं तीनों लोड्स की बुनियाद पे हम देखते हैं कि हमारा पावर फैक्टर कहाँ पे फैक्टर की सेट रीज़न होता है। क्या है, वो तो बुनियादी तौर पे लो पावर ऐसी फैक्टर की वजूहात वजूहात हैं में जिनकी बुनियाद पे पावर फैक्टर लो है, होता है। रजिस्टर लोड क्योंकि में तो यूनिटी पावर पावर फैक्टर फैक्टर चलता पीछे है ना, से या और सिस्टम से कैपेसिटर नहीं लोड में होता, वैसे हमारे लीडिंग लोड की के तरफ जाता अकॉर्डिंगली है, जो पावर हम फैक्टर इम्प्रूवमेंट के हमारे लिए आगे लगाएंगे। सिस्टम का लो होता है। तो जैसा तो लोड होगा जिन चीज़ों उसके के अंदर accordingly इंडक्टिव ही लोड है, पावर फैक्टर इंडक्टिव हमारा लोड मेन कॉज है पावर बनेगा। फैक्टर के लो अगर होने की। हमारे सबसे पास पहले आपकी बेसिकली इसमें इसमें इंडक्शन देखा मोटर्स जाए आ तो जाएंगी। तीन तरह जितनी के भी लोड सिस्टम के हमारे अंदर इंडक्शन मोटर सिस्टम के होंगी अंदर मौजूद वो होते आपके हैं, लो जिनकी पावर बुनियाद फैक्टर पे का हम बायस पावर फैक्टर बनेंगी। को देखते सेकेंडली फिर हैं। इंडक्शन जनरेटर आ पहला जाएगा, हमारे पास वो भी पावर इंडक्टिव लोड फैक्टर के होता लो है। होने का बायस होगा। और फ्लूइड एंड नट्स इंडक्टिव वगैरह लोड के बाद इंडक्टिव लोड हमारे जिसमें पास इंडक्टिव कैपेसिटिव कॉइल्स लोड वगैरह होता है। इस्तेमाल हुई हैं, कैपेसिटिव लोड के बाद वो लो हमारे पावर पास फैक्टर का बेसिकली कॉइल रेजिस्टिव में लोड करंट होता है। वोल्टेज से तो 90 ये डिग्री तीन लैग तरह के करता है, लोड्स हमारे पास तो पाए ऑयली जाते हैं। सर्किट्स के अंदर पावर फैक्टर लो होने का बायस बनता है। रेक्टिफायर्स वगैरह हैं, उसके बाद आर्क वेल्डिंग के प्लांट्स होते हैं, उनमें भी कॉइल्स लगी होती हैं, वहाँ पे पावर फैक्टर लो होगा। सॉलिनॉइड्स कॉइल क्या पावर फैक्टर भी लो होगा। इंडक्शन हीटर जो होते हैं वो भी पावर फैक्टर लो करने का बायस बनते हैं। इसी तरह लिफ्टिंग मैग्नेट्स वगैरह या मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के अंदर भी कॉइल्स होती हैं। जितना ज़्यादा ये इस टाइप का सिस्टम जिसके अंदर कॉइल्स इस्तेमाल हुई हैं वो लो पावर फैक्टर का बायस बनती हैं। और हमारे पास HID लाइटिंग जो हाई इंटेंसिटी डिस्चार्ज लाइट्स जिसके अंदर बड़ी बड़ी इंडक्टिव कॉइल्स इस्तेमाल होती हैं, ये चीज़ें भी लो पावर फैक्टर का बायस बनती हैं। तो वेल्डिंग के वक्त जहाँ पे होते हैं वहाँ पे भी पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट के लिए पैनल लगाने की ज़रूरत होती है। अब यहाँ पे एक ग्राफ में दिखाया गया है कि लो पावर फैक्टर और हाई पावर फैक्टर में क्या असरात पड़ते हैं। ऊपर आपको एक तो ये चीज़ देखनी होगी कि यहाँ पे जो ग्रीन लाइट है ये करंट की है और ब्लू लाइन जो है ये वोल्टेज की है, और जो वेस्टेज होता है लो पावर फैक्टर की वजह से वो रेड हमने किया गया है। अब देखें शुरू ऊपर वाली वेव्स को अगर हम देखें तो हमारा यहाँ पे ग्रीन लाइन लैग कर रही है ब्लू लाइन से। तो जितना ग्रीन लाइन ब्लू लाइन से पीछे है उतना ही हमें यहाँ पे देखने के मिला होगा कि पावर का वेस्ट हो रहा है, लॉस हो रहा है। दूसरे में हमने पावर फैक्टर इम्प्रूव किया है, नीचे हमने करंट को भी एडवांस किया है या करंट को लीडिंग करंट फ्राहम की है, वोल्टेज के बिल्कुल साथ मिल गई है। तो इसमें हम देखेंगे कि बिल्कुल बहुत ही कम मिकदार में हमारा वेस्टेज हो रहा है। ऊपर वाली जो पिक्चर है उसमें देखें कि आधी मिकदार में हमारी पावर ज़ाय हो रही है, जो सारी रिएक्टर पावर में जा रही है। और नीचे जहाँ पे हमने पावर फैक्टर को इम्प्रूव किया है
थ्रू वेरियस मेथड, वो आगे मेथड भी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारे पास बहुत कम हमारे पास वेस्ट ऑफ पावर है, तो ये आप देख रहे हैं। अब आगे चलते हैं कि हमारे पास इसके पॉसिबल वेज कौन से हैं। तो पहला वे हमारे पास है स्टैटिक कैपेसिटर। इसमें साकन कैपेसिटर लगाए जाते हैं, हम मोटर के साथ भी लगा सकते हैं, अपनी वाइंडिंग के साथ भी साकन कैपेसिटर लगा के उनके ज़रिए पावर फैक्टर इम्प्रूव करते हैं। ये स्टार में भी लगाए जाते हैं, डेल्टा में भी लगाए जाते हैं, बस बार के साथ भी साकन कैपेसिटर लगा दिया जाता है। तो कैपेसिटर के अंदर आपको पता है कि कैपेसिटर में करंट वोल्टेज से लीड करती है, तो वो जो लैगिंग वाला कंपोनेंट होता है कैपेसिटर लगाने से रीडिंग हो जाती है। लेकिन ये भी प्रॉपर कैलकुलेशन से लगानी है कि हम कितना एडवांस करना चाहते हैं। इसमें 5-1 एक एंगल शो किया गया है, दूसरा 5-2 है। तो हमने 5-1 एंगल ज़्यादा लैगिंग था, उसको 5-2 पे लेके जाना है। यहाँ पे एक मिकदार आप लोगों को शो भी कर दी गई है कि जितना हमने लीडिंग आईसी कैपेसिटर का करंट, लीडिंग करंट कितना हासिल करना है, वो मिकदार यहाँ पे शो की गई है। इसके मुताबिक ही हम कैपेसिटर की रेटिंग और कैपेसिटर को कनेक्ट करेंगे। इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है सर्किट के अंदर कि हम कितना करेंगे। दूसरा मेथड है सिंक्रोनस कंडेंसर। सिंक्रोनस मोटर को एक मुस्तकिल स्पीड पे चला के हम यहाँ पे लाइनों के साथ पैरेलल में अगर लगा दें तो इस सूरत में भी हमारा सिस्टम का पावर फैक्टर इम्प्रूव करने का बायस बनेगा सिंक्रोनस कंडेंसर। तो यहाँ पे ऊपर बस बार 3 दिखाई गई हैं, उनको डायरेक्ट हमने सिंक्रोनस कंडेंसर से जोड़ दिया है, जिससे हमारा पावर फैक्टर इम्प्रूव हो रहा है। नीचे तीसरी सूरत है फेज़ एडवांसर। फेज़ एडवांसर में हम क्या करते हैं कि वाइंडिंग के साथ एक ऐसी कंसनट्रेटेड वाइंडिंग ऐड करते हैं जिससे हमारा रेजिस्टेंस और इम्पीडेंस की रेशो बेहतर हो जाती है। तो वहाँ पे फेज़ एडवांसर के तौर पे उनको ऐड करते हैं, जिससे हमें सिस्टम का पावर फैक्टर बेहतर मिलता है। लेकिन ज़्यादातर हम एडिशनल कोशिश करते हैं कि हम कैपेसिटर बैंक ही मेन बस बारों के साथ लगाएं, तो उससे बेहतर हो जाएगा। अब पावर फैक्टर इम्प्रूव होके कौन कौन से हमें फ़ायदे हासिल हो रहे हैं। सबसे पहले तो हमारे कॉपर लॉस लाइनों के कम हो गए हैं, जिससे हमारे सिस्टम की एफिशिएंसी अच्छी हो गई है। ज़ाहिर बात है अगर लॉस कम हो जाएंगे तो हमारी कारकर्दगी बेहतर आएगी, रिज़ल्ट ज़्यादा आएंगे। इसी तरह फिर कंडक्टर साइज़ और कॉस्ट ये हमारी बेहतर हो जाती है, ठीक है जी। और तीसरा है वोल्टेज रेगुलेशन पुअर हो जाती है अगर लो पावर फैक्टर हो। अगर बेहतर कर लिया जाए तो ये ज़्यादा बेहतर हो जाती है। एफिशिएंसी पहले लो थी, बेहतर करने के साथ एफिशिएंसी भी बेहतर हो जाती है। तो आगे है लोकेशन ऑफ शंट कैपेसिटर। जहाँ पे पैरेलल में कैपेसिटर शंट कैपेसिटर लगाए जाते हैं, तो वो आप लोगों के सामने ये देखें तस्वीर भी शो कर दी है मोटर सर्किट्स के साथ। यहाँ पे हम शंट कैपेसिटर लगा सकते हैं। शंट कहते ही उसको हैं जो पैरेलल में लगाई जाने वाली चीज़ होती है। तो यहाँ पे फिर नेक्स्ट कैपेसिटर बैंक्स है। कैपेसिटर बैंक्स के लिए आपको पता है कि PFI पैनल लगता है, जिसके साथ हम कैपेसिटर बैंक्स लगा सकते हैं। उस PFI पैनल के साथ एक पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट कंट्रोलर भी या रिले भी यूज़ होती है। उसका फंक्शन क्या होता है कि तो जहाँ पे हमें जितना पावर फैक्टर इम्प्रूव करना होता है वो मॉनिटर भी करता है। नई मालूमाती रिसर्च बेस्ड वीडियो फराहम करें ताकि आपके जितने भी इंडस्ट्री के प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व किया जाए। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है या आप अपने लिए कोई ऐसा पैनल PFI पैनल बनवाना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, हम आपको रहनुमाई भी फराहम